दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम जो वीडियो है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स एंड द सेल। और हम लोग फॉलो कर रहे हैं हमारी बुक फेवरेट कौन सी, सत्यनारायण। तो सत्यनारायण जी की लिखी हुई बातें, उनके वचन आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज चैप्टर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आप ध्यान से बैठिए, सुनिए मेरी बातें, और हो सके तो अपनी बुक साथ में ले लीजिए। और अगर आपको नोट्स बनाने का शौक है तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर किसी को लग रहा है कि भाई ये स्लो बोलेगा, धीरे धीरे पढ़ाएगा, वीडियो लंबा होगा, अरे तो कोई बात नहीं, 1.5 पे करके देख ले भाई, 1.75 पे देख ले, 2x पे देख ले, और क्या बताऊं तेरे को। तो सबसे पहले जो हमारी सेल है ना, बहुत प्यारी सी सुंदर सी सेल है। सेल ये कहती है कि आई एम द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड इनटू सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स असाइन्ड टू each are specific duties, thus I truly represent life। तो इसमें सेल का आपको पता ही होगा कि सेल हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ये सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स में डिवाइडेड होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, मैं ऐसा बोलूंगा। और हर एक जो ऑर्गेनल है वो एक पर्टिकुलर काम करता है। फिर ऐसे करके स्पेसिफिकेशन बढ़ता है, सेल्स इकट्ठी होती हैं, टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसी तरीके से ये जो चैप्टर है ना, इसमें बेसिकली आपको यही सब बताया गया है। कुछ बेसिक जो हमारे लाइक सेल में जो प्रेजेंट है एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उनके बारे में बात करी गई है। फिर सेल के बारे में आएगा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल। फिर यूकैरियोटिक सेल को थोड़ा डिटेल में बताया गया है इस चैप्टर में, जहां पर आपको जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, सब सेल्यूलर लेवल, सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स, उनके बारे में बात करी गई है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, पेरोक्सिसोम। सो ये सब चीजों के बारे में इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस फर्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं भाई। जो हमारा लिविंग मैटर है उसमें मेनली 6 एलिमेंट्स होते हैं। 6 एलिमेंट्स के नाम बताओ। CHONSP। कौन कौन? SP। कौन है SP? हाँ कौन? C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, S से सल्फर, P से फास्फोरस। तो ये हमारे पास मेन 6 एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग मैटर में सबसे ज्यादा कंपोनेंट या कंपोजिशन में मैक्सिमम पार्ट कवर करते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट कुल मिला के 90% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं यही एलिमेंट है, इसके अलावा भी भाई बहुत है, छोटे मोटे बहुत सारे हैं। देखो लिखे हुए हैं ना, कार्बन, नहीं कार्बन तो मेन है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, जिंक, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब यहां से देखें हम लोग कि यहाँ पे ये जो 6 मेन एलिमेंट्स हैं, इनमें भी सबसे ज्यादा जो यूनिक और सबसे ज्यादा खतरनाक और बढ़िया सुंदर सा एलिमेंट है वो है हमारा कार्बन। अब कार्बन एक यूनिक एलिमेंट क्यों है आखिरकार? इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि ये यूनिक एलिमेंट है लाइफ का? तो कार्बन इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट एंड वर्सेटाइल एलिमेंट, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है और स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। जैसे सपोज इसमें कैटेनेशन की पावर होती है ना, बहुत सारे कार्बन जुड़ के कार्बन के साथ जुड़ जाता है, कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़ जाता है, और फिर ये क्या बनाता है? बहुत सारे स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है बाय फॉर्मिंग स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड। सो दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं कि ये यूनिक है, थोड़ा सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट और वर्सेटाइल एलिमेंट है, ठीक है। हम ऐसा एस्टिमेट लगाते हैं कि अबाउट 90% ऑफ द कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग सिस्टम इनवेरिएबली कंटेन्स कार्बन। अच्छा, केमिकल्स के बारे में जो सत्यनारायण जी है वो ऐसा लिखते हैं कि लाइफ इज कंपोज्ड ऑफ लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल्स। लाइफ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लाइफलेस मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे लाइफलेस मॉलिक्यूल्स हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ लाइफ, मतलब वो अगर उनको खुद को छोड़ दिया जाए तो वो एक तरीके से लाइफ नहीं बना पाएंगे, लेकिन उनका जो इंटरेक्शन है दैट मेक्स लाइफ। तो लाइफ इज कंपोज्ड ऑफ लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल्स। एंड ये अगर एस्टिमेट लगाया जाए
एस्केरिया कोलाई, ई कोलाई जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, तो ई कोलाई में भाई साहब अराउंड 6000 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। और आदमी में तो और भी ज्यादा, ऐसा माना जाता है कि 1 10 100,000 10,000 लाख, तो अबाउट 1 लाख डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वो मिलके हमारी जिंदगी बनाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स की बात करी जाए, यही बायोमोलिक्यूल्स है हमारे पास, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और मोनोसेक्राइड। ये सारे के सारे क्या हैं, मोनोमर्स हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, या ये क्या हैं, ये मोनोमर्स हैं। और ये जब जुड़ेंगे बहुत सारे, ये पॉलीमराइजेशन करेंगे, तब ये बनाएंगे क्या, मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायोपॉलीमर्स। जैसे अमाइनो एसिड बहुत सारे जुड़ेंगे, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, इस तरीके से, तो दे विल फॉर्म व्हाट, दे विल फॉर्म प्रोटीन्स। और अगर न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, ये बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए। और अगर मोनोसेक्राइड बहुत सारे होंगे, मोनोसेक्राइड होंगे, तो वो बनाएंगे पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे बायोमोलिक्यूल्स है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, एक तो प्रोटीन, एक न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड। ओके, अच्छा, अब ये टेबल 1.1 दी गई है यहां पर, जहां पर हमें ये समझाया गया है कि भाई देखो, जैसे प्रोटीन है, तो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, अमाइनो एसिड, मतलब अमाइनो एसिड मिलकर के प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, और इसका मेजर फंक्शन क्या होता है बॉडी में, बेसिकली जो प्रोटीन है वो हमारी स्ट्रक्चर्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो इट इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए सेल। इट परफॉर्म बोथ द टाइप ऑफ फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन और डायनेमिक फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ठीक है, डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड आरएनए का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड। अगर हम बात करें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की, तो ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, कैरी करता है कौन, डीएनए। आरएनए ये प्रोटीन बायोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। ओके, पॉलीसेकेराइड ग्लूकागोन की बात करते हैं, सॉरी ग्लाइकोजन की बात करते हैं, इट इज फॉर्म्ड ऑफ मोनोसेक्राइड ग्लूकोज। एंड ये एनर्जी की स्टोरेज फॉर्म है। शॉर्ट टर्म डिमांड जो होती है ना बॉडी में एनर्जी की, वो कौन फुलफिल करता है, वो पॉलीसेक्राइड ग्लाइकोजन करता है। और बॉडी में जो लॉन्ग टर्म एनर्जी डिमांड्स होती है, उनको कौन फुलफिल करता है, लिपिड करता है। ठीक है, लिपिड इज कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एंड लिपिड along with दिस फंक्शन कि ये लॉन्ग टर्म बॉडी की एनर्जी डिमांड्स को कंप्लीट करता है। उसके अलावा ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी होता है मेम्ब्रेन का, आपको पता है ना, मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट these this lipid, ओहो ये बच गया। हमने सबकी बात कर ली, हमने प्रोटीन की बात कर ली, हमने न्यूक्लिक एसिड की बात कर ली, हमने पॉलीसेकेराइड की बात कर ली, लेकिन लिपिड को हम लोग क्या, एक इसके लिए एक स्पेशल बात है। क्या स्पेशल बात है, लिपिड को एक्चुअली एक स्ट्रिक्ट सेंस में हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बोलते, या हम ये एक स्ट्रिक्ट सेंस में इसको बायोपॉलीमर नहीं बोलते। ठीक है, लिपिड may be noted that they are not biopolymers in a strict sense, but majority of them contain fatty acid। मतलब बनते तो ये वैसे ही प्रोसेस से, बट हम लोग इसको मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में नहीं रखते। ये बात हमने डिटेल में पढ़ी थी क्लास, कौन सी क्लास में, जब हम लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, बोर्ड्स पढ़ रहे थे, तो उस टाइम में हमने पढ़ा था, बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर था 11th क्लास में, हमने वहां इसको पढ़ा था, क्यों नहीं इसको कंसिडर करते। नाउ स्ट्रक्चरल हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना हमारे, प्रोटीन, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड। अब बोलोगे भैया ये तो लिपिड जो आपने बोला था इसको तो मैक्रोमोलिक्यूल में रखते ही नहीं है, लेकिन आपने तो अरे मैंने कहा स्ट्रिक्ट सेंस में, ऐसे बहुत अगर सारे क्राइटेरियाज को देखे तो उस हिसाब से हम लोग लिपिड को मैक्रोमोलिक्यूल नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन ऐसे जनरली बोलते हैं हम। प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबलीज। लाइक ये मिलके
मॉलिक्यूल से कुछ ऊपर की असेंबलीज बनाते हैं, ठीक है, और देन उसके बाद ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इनटू ऑर्गेनल, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड फाइनली द होल ऑर्गेनिज्म। यही तो बेसिक कंपोनेंट है जो सब कुछ बनाएंगे आगे जा करके। देखा नहीं, अभी देखा था कि लाइफ इज कंपोज ऑफ लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल्स, और ये लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल्स ही सब कुछ बनाते हैं। नाउ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैन। सो एक अगर हम लोग 65 केजी का एक आदमी देखें, एक नॉर्मल आदमी, ऐसे एक हम स्टैंडर्ड केस लेके चल रहे हैं कि भाई एक कोई 65 केजी का आदमी है, तो उसकी बॉडी में कौन कौन से कंपोनेंट कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होंगे। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में बॉडी वेट के सबसे ज्यादा जो प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है वो चीज है वाटर। तो वाटर इज द सॉल्वेंट ऑफ लाइफ एंड कंट्रीब्यूट टू मोर देन 60% ऑफ द बॉडी वेट। दिस इज फॉलोड बाय प्रोटीन। दूसरे नंबर पे प्रोटीन आता है जो कि मोस्टली मसल में मिलता है। फिर उसके बाद लिपिड आता है जो कि मोस्टली हमें एडिपोज टिश्यू में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होता, थोड़ा लो होता है, और ये प्रेजेंट किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये केमिकल कंपोजिशन है एक नॉर्मल आदमी की, ये हम याद करेंगे, डाटा काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसकी बात करें तो वाटर की बात करेंगे, तो वाटर कितना परसेंटेज में है, 61.6%। प्रोटीन कितना परसेंट में है, 17%। लिपिड कितना परसेंट में है, 13.8%। कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट पे है, 1.5%। एंड मिनरल्स कितने परसेंट में है, 6.1%, ठीक है। तो दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल मैन जिसका वेट 65 केजी है। वेट के हिसाब से आप याद कर सकते हो, आपकी मर्जी, बट लाइक परसेंटेज याद रखना, ठीक है, परसेंटेज का अच्छा है। 61.6, प्रोटीन 17, लिपिड 13.8, कार्बोहाइड्रेट 1.5 एंड मिनरल 6.1। दैट्स इट। अगर हम बात करें सेल की, आहा, तो सेल क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये इसको हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी कह सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल originated from the contributions of Sliden and Swan in 1838. However, it was only after 1940 complexities of the cell structure were exposed. Not like, ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई बैठा के पूछेगा, बट लाइक ये तो बेसिक सेल के बारे में जो आपने पढ़ा ही होगा 11th क्लास में। तो ये बेसिक चीज हो गई। उसके बाद में हम बात है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पे। बेसिक सी चीज है, एक दो लाइन बोल के खत्म करते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और इनकी बड़ी सिंपल स्ट्रक्चर होती है। एक एग्जांपल लेके चलोगे तो बहुत वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इस प्रोकैरियोट वाली कैटेगरी में आते हैं। यूकैरियोट्स जिनमें यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो जिनमें वेल डिफाइंड प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और इनकी स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होती है एज कंपेयर टू दीज प्रोकैरियोट्स। एंड यहाँ पर यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल, यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल बात करें तो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, हायर लेवल वाले प्लांट्स होते हैं, तो इनमें यूकैरियोटिक सेल्स ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का एक टेबल दिया हुआ है डिफरेंस का, जो हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये आप देखेंगे, सबसे पहले साइज की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल लेस डेवलप्ड है, छोटा सा है, साइज कितना 1 से 10 माइक्रोमीटर। एंड यूकैरियोटिक सेल बड़ा है कंपैरेटिवली, साइज 10 से 100 माइक्रोमीटर। एंड सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इनकी सेल जो है, इनकी जो सेल वॉल है वो एक रिजिड सेल वॉल होती है। और यहाँ पर जो यूकैरियोटिक सेल है, इट इज एनवलप्ड बाय अ फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे सेल इज एनवलप्ड डायरेक्टली बाय अ रिजिड सेल वॉल। एंड यूकैरियोट्स के अंदर सेल इज एनवलप्ड बाय फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स की बात करी जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स, और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं डिस्टिंक्ट ऑर्गेनल्स मिलते हैं हमें, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम वगैरह वगैरह। न्यूक्लियस की बात करें, वेल डिफाइंड नहीं है। यहां पर डीएनए इज फाउंड एज न्यूक्लियोइड, हिस्टोन्स एब्सेंट होते हैं। बट यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है। और डीएनए जो होता है, इट इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन, यहां तो हिस्टोन प्रोटीन्स ही एब्सेंट है। ओके, एनर्जी मेटाबॉलिज्म की बात करें तो
जब इसमें प्रोकैरियोट में कोई जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, हमारे सेल ऑर्गेनल जब नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर एनर्जी बनाने वाला जो सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया, कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे एब्सेंट है। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं रिलेटेड टू एनर्जी मेटाबॉलिज्म, वो आपको मेम्ब्रेन पे बाउंड मिलते हैं डायरेक्टली। और यूकेरियोट्स के अंदर प्रॉपरली माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है एनर्जी प्रोडक्शन का, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। सेल डिवीजन की बात करें, ये फिजन से डिवाइड करते हैं, माइटोसिस यहाँ नहीं होता, बट यूकेरियोट्स में माइटोसिस होता है। साइटोप्लाज्म की बात करें, ऑर्गेनल्स और साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, बट यहाँ पे यूकेरियोट्स में आपको ऑर्गेनल्स और साइटोस्केलेटन देखने को मिलेगा। व्हाट इज साइटोस्केलेटन? अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स, दिस इज साइटोस्केलेटन। ठीक है, सेल का स्केलेटन इस तरीके से। सो अब यूकेरियोटिक सेल को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जो ह्यूमन बॉडी है, अराउंड यहाँ पर कितने सेल्स होते हैं? 10 to the power 14 सेल्स, इतनी नंबर ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और हमारी बॉडी में अबाउट 250 टाइप्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप। तो 250 टाइप के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जैसे एरिथ्रोसाइट है, नर्व सेल, हर एक का अलग अलग फंक्शन है, काम है। मसल सेल है, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। ठीक है, यूकेरियोटिक सेल का डायमीटर हमने देखा था 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर होता है। और प्लांट सेल, जैसे एनिमल में भी यूकेरियोटिक सेल्स होती है, प्लांट में भी होती है, तो प्लांट वाली जो सेल है वो डिफर करती है फ्रॉम द एनिमल सेल बाय कैसे डिफर करती है? बिकॉज प्लांट्स में आपको पता है ना कि रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि साइट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। देन हम आगे आ जाते हैं, आगे आ जाएं। ओके, हा हा हा, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बहुत इजी है ना। इसी तरीके से देखो, चैप्टर 1 तो वैसे भी इजी होता है, लेकिन इसी तरीके से जो बाकी भी पार्ट्स हैं वो भी आसान है। बस हमें अच्छे से बुक को समझना आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए प्रॉपरली, बस फिर हम सब कुछ कर पाएंगे। तो अब ये पैराग्राफ पे आ जाते हैं, इसको समझते हैं। इसमें ज्यादा कुछ समान है नहीं। सेल कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड सब सेल्यूलर ऑर्गेनल्स, वी नो दैट। ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। ठीक है, बाय डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ टिश्यू होमोजिनेट इट इज पॉसिबल टू आइसोलेट ईच सेल्यूलर ऑर्गेनल। पता है आपको, अगर सेल में मान लो हमारे पास जितने ऑर्गेनल्स हैं, उनको हम लोग बाय डिफरेंट टेक्निक्स, बाय द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ द टिश्यू होमोजिनेट, वी कैन आइसोलेट दीज सेल ऑर्गेनल्स। और फिर हम इनकी अलग अलग स्टडी कर सकते हैं। जैसे हमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना, हम अलग करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, इस तरीके से हम लोग उसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर एंजाइम्स एंड मेटाबॉलिक पाथवेज इन डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनल्स इज गिवन इन चैप्टर। बाकी 6.6 फिगर वो विल डील अबाउट इट। ठीक है, चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग एंजाइम्स, अभी तो ये लाइक इंट्रोडक्शन है, फिर हम लोग अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे। न्यूक्लियस पे आ जाते हैं। तो न्यूक्लियस हमारा लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनल होता है। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनल, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस होती है। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? मेनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आरईआर, बट ओके, इट इज कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप देखोगे कि जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इस पे जगह जगह पे ऐसे, जैसे इस तरीके से मेम्ब्रेन होगी ना अपनी, इस तरीके से अपनी मेम्ब्रेन होगी, तो इसमें जगह जगह पर क्या होंगे? यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पोर्स प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियर पोर्स हम इनको कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है न्यूक्लियस, बट इसमें स्पेसिफिक इंटरवल्स पे क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है, जिनका काम क्या होता है? ये एक्चुअली में ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, कि जब यहाँ से अंदर से बाहर जब सब्सटेंसेस जाएंगे, पोर इनको बाहर आराम से परमिट दे देगा। तो दीज पोर्स परमिट द फ्री पैसेज ऑफ द प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस। ओके, ताकि न्यूक्लियस से आराम से निकल करके साइटोप्लाज्म में जा सके।
अब ये डायग्राम है आपका, जिसमें एक रैट लीवर सेल दिखाया गया है। अब इसमें आपको दिखेगा वेरियस सेल ऑर्गेनल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ये आपको ये राइबोसोम्स दिखाई देंगे। ये ईआर पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, दैट मींस इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, देन हमारे पास यहाँ पे गोल्जी apparatus दिखाई देगा, लाइसोसोम्स होंगे आपके पास। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, वो बता दिया मैंने। पेरोक्सिसोम होगा। साइटोस्केलेटन देखो, ये आपको दिख रहा है, साइटोस्केलेटन है, ये साइटोस्केलेटन है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो, डायरेक्टली ये कंटिन्यूअस है मेम्ब्रेन से, देख रहे हो, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस से। उसके बाद में न्यूक्लियस में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा वो देख लेते हैं हम लोग। न्यूक्लियस में हमें क्या देखने को मिलेगा, डीएनए देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए, द रिपोजिटरी ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। रिपोजिटरी मतलब जहां पे प्रेजेंट है, मतलब स्टोरेज फॉर्म में, लाइक आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगर देखने को मिलेगी, दैट विल बी इन द डीएनए, दैट विल बी इन द डीएनए। सो डीएनए कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यूकेरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए में थोड़ा फर्क होता है, जैसे उधर हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए में यू कैन इजीली सी कि बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम हिस्टोन कहते हैं। वो 1:1 में प्रेजेंट है और वो बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, वो बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, तो वो डीएनए के साथ एसोसिएट होकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। फिर उसके बाद में बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलके फिर वो बनाते हैं क्या, क्रोमेटिन बनाते हैं। फिर क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। तो दिस इज द बेसिक थिंग कि यूकैरियोट डीएनए इज एसोसिएटेड विद बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स इन रेशियो 1:1 टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम्स, एंड असेंबली ऑफ न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट्स क्रोमेटिन फाइबर्स ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्रोमोसोम, क्रोमा मतलब होता है कलर एंड सोम मतलब होता है बॉडी, लाइक कलर्ड बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सो दस a single human chromosome is composed of about 1 million न्यूक्लियोसोम। समझ रहे हो, मतलब कितनी बड़ी बात है, 1 मिलियन न्यूक्लियोसोम मिलकर के बना रहे हैं एक क्रोमोसोम, एक ह्यूमन क्रोमोसोम। तो एक ह्यूमन क्रोमोसोम कंटेन्स 1 मिलियन वॉट, न्यूक्लियोसोम्स। 1 मिलियन न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्पीशीज। जैसे अलग अलग स्पीशीज में क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमंस में आपको पता है ना, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि सारे के सारे 46 इस न्यूक्लियस में ही कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, nucleus of the eukaryotic cell contains dense body known as nucleolus। nucleus में बीच में dense body present होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, nucleolus कहते हैं। and nucleolus is rich in राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। ठीक है, और पर्टिकुलरली आरएनए भी कौन सा, आरएनए के टाइप्स होते हैं ना, आरआरएनए पर्टिकुलरली यहाँ पे होता है, वैसे टीआरएनए, एमआरएनए। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस में कौन सा आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, यानी आरआरएनए। ठीक है, समझे मेरी बात। तो इट पर्टिकुलरली कंटेन्स राइबोसोमल आरएनए विच एंटर्स द साइटोसोल थ्रू द न्यूक्लियर पोर। तो वो न्यूक्लियोलस से निकल के इसको साइटोप्लाज्म में जाना होगा, साइटोसोल में जाना होगा, तो वो न्यूक्लियर पोर्स से निकल करके बाहर चला जाएगा। ग्राउंड मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफन रेफर्ड टू एज न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल का साइटोप्लाज्म, वैसे न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ओके, ये बात हुई न्यूक्लियस के बारे में। अच्छा, एक यहां पे एचजीपीएस है। एचजीपीएस क्या होता है, इट इज हटचिंगसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम। ओके, हटचिंगसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम, ये एक रेयर कंडीशन है। किसकी रेयर कंडीशन है, रेयर कंडीशन ऑफ एजिंग, जो कि बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है। बट देखो, ये रेयर कंडीशन है ना, तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा रेयर है। तो कैसे रेयर, कैसे पता लगाएंगे हम लोग यार, मतलब 5 मिलियन जब बच्चों के बर्थ होते हैं, उसमें से लाइक एक केस निकलता है।
ठीक है, एचजीपीएस का एक केस निकलता है। एचजीपीएस अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन नेमली लेमिना ए। तो लेमिना ए प्रोटीन के डिपोजिशन की वजह से न्यूक्लियर एनवलप डिस्टॉर्ट हो जाता है, स्ट्रक्चर खराब हो जाती है उसकी, टूट जाता है। दैट कॉजेस HGPS, हटचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया syndrome. Okay, now let's talk about the another cell organelle which is mitochondria. माइटोस मतलब थ्रेड और कॉन्ड्रोज मतलब ग्रेन्यूल ग्रीक में। तो थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक्चुअली में ये पावर हाउस ऑफ द सेल हम इसको बोलते हैं, हम जानते हैं। सो इट इज सेंटर फॉर द सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम लोग इंपॉर्टेंट चीज की बात करें कि इसकी दो मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। तो इसकी जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है वो तो बड़ी स्मूथ है और कंप्लीटली ऑर्गेनल को पूरा अच्छे से कवर करती है। बट जो इनर मेम्ब्रेन है वो जैसे आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड कर करके क्या बनाती है, इस तरीके से क्या बनाती है, क्रिस्टी बनाती है, इन फोल्डिंग्स बनाती है, उनको हम कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, लेटिन में क्रिस्टी का मतलब होता है क्रेस्ट। ठीक है, तो क्रेस्ट या क्रिस्टी बनाती है इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डिंग करके। ओके, द इंटरनल चैम्बर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज रेफर्ड टू एज मैट्रिक्स और माइटोसॉल। तो बाहर आउटर मेम्ब्रेन जो कंप्लीट है, फिर अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या बना ली है, क्रिस्टी बना रही है, फिर अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है या माइटोसॉल प्रेजेंट है। ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गई। अच्छा, ये क्रिस्टी का काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। ठीक है, ओके, नाउ यहां पर आपको पता है ना कि इंपॉर्टेंट कुछ प्रोसेसेस होती हैं। तो कुछ मेटाबॉलिज्म यहाँ पे चलते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये प्रोसेसेस होती हैं। इनके एंजाइम्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से काम आसान हो जाता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ द ईटीएस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जैसे फ्लेवोप्रोटीन, साइटोक्रोम बी, C1AA3 कपलिंग फैक्टर्स, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आएगा ये। मैट्रिक्स कंटेन्स सेवरल एंजाइम्स कंसर्न्ड विद द एनर्जी मेटाबॉलिज्म। मैट्रिक्स में भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ठीक है, नाउ ओके, सो कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में सिट्रिक एसिड साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन, इनके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स एंजाइम आल्सो पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ हीम एंड यूरिया। तो यूरिया सिंथेसिस में और हीम सिंथेसिस में भी मैट्रिक्स में जो एंजाइम्स प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के, वो मदद करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया द प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स ऑफ द एटीपी। चलो यहां तक तो हो गया। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो भाई ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का सर्क्यूलर सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, एमडीटीएनए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, उसमें आरएनए भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स भी होते हैं। तो कहने का मतलब भाई इसमें तो प्रोटीन बनाने के लिए जो मशीनरी चाहिए वो पूरा इसमें तो प्रेजेंट है, प्रोटीन बनाने के लिए जो मशीनरी चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज वेल इक्विप्ड विद एन इंडिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। ओके, हम लोग ऐसा मानते हैं, या मतलब ये इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट, हम लोग तो मानने वाले होते हैं, कौन होते हैं, हमारी औकात ही क्या है, छोटे से लोग हैं हम लोग। लेकिन चलो, जिन समझदार शयाने लोगों ने किताब लिखी है वो लोग ऐसा मानते हैं, रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि 10% of the total mitochondrial proteins are produced in the mitochondria itself, बाकी बाहर से आते हैं। ओके, सो अच्छा, ये एक आप चीज याद रखना, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा शायद, डाइवर्सिटी वाला जो यूनिट था हमारा 11th क्लास में, उसमें देखा होगा कि जो हमारा लाइक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल के से बहुत ज्यादा रिसेंबल करता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों?
द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया क्लोजली रिजेंबल द प्रोकैरियोटिक सेल। क्यों क्यों करता है, क्यों करती है? क्योंकि एक्चुअली देखो इसके अंदर आपको डबल मेम्ब्रेन दिख रही है, फिर उसके बाद आपको अंदर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी दिख रहा है, फिर उसके बाद में आरएनए भी दिख रहा है, राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन खुद का बना सकते हैं। तो एक्चुअली में ऐसा माना जाता है कि जो इट इज हाइपोथेसाइज्ड दैट माइटोकॉन्ड्रिया हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इट रिजेंबल द प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? It is a network of membrane enclosed spaces that extend through the cytoplasm constitute the endoplasmic reticulum. Okay, तो membrane enclosed spaces है, double membrane bound है actually ये भी। तो double membrane bound enclosed spaces है that extend from the cytoplasm constitute the endoplasmic reticulum. Some of these thread-like structure extend from the nuclear pores to the plasma membrane also. वो ये बता रहा है कि कई बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो यहाँ से एक्सटेंड करते हुए कई बार ऐसे इस तरीके से आगे जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहां तक भी एक्सटेंड करता है, फ्रॉम न्यूक्लियर पोर्ट टू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। जहां पर आपको राइबोसोम दिख जाएंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां राइबोसोम नहीं दिखेंगे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम एक्चुअली आपको पता ही है कि प्रोटीन के बायोसिंथेसिस में मदद करते हैं, ये प्रोटीन फैक्ट्री भी हम इसको कहते हैं। तो अब देखो राइबोसोम प्रेजेंट है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ जरा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन वही हो जाएगा क्या? प्रोटीन का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सेल फ्रैक्शनेशन rough endoplasmic reticulum is disrupted to form small vesicles known as microsomes. जब हम लोग फ्रैक्शनेशन करते हैं, सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो टूट करके छोटे छोटे वेसिकल्स में बदल जाता है, जिनको हम कहते हैं माइक्रोसोम्स। याद रखना, माइक्रोसोम नॉर्मली सेल में प्रेजेंट नहीं होते, ये लाइक छोटे वेसिकल्स कब बनते हैं? ड्यूरिंग फ्रैक्शनेशन। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते। ठीक है, तो ये इसका क्या फंक्शन होता है? ये लिपिड के सिंथेसिस में मदद करता है, ट्राइग्लिसरॉल्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉल्स। उसके अलावा इसके फंक्शन बहुत जरूरी है ना, मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स, एंड ये सेल्यूलर फंक्शंस के लिए जो कैल्शियम लगता है उसको भी सप्लाई करता है। तो इतने इंपॉर्टेंट काम कर रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो भाई, देखो देखो देखो, सोचो। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं गोल्जी अपैरेटस की। तो जो हमारा गोल्जी अपैरेटस है, इट इज अ unique cluster. It contains eukaryotic cell contains a unique cluster of the membrane vesicle known as dictyosome. एक्चुअली क्या होता है कि डिक्टियोसोम जो होता है ना, ये जो वेसिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ये गोल्जी अपैरेटस बनाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स यूनिक क्लस्टर ऑफ मेम्ब्रेन वेसिकल्स नोन एज डिक्टियोसोम्स। अब डिक्टियोसोम इन टर्न कॉन्स्टिट्यूट द गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? जो हमारे पास न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं, दीज आर हैंडेड ओवर टू द गोल्जी अपैरेटस व्हिच कैटलाइज द एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और सल्फेट मॉइटीज टू द प्रोटीन। मतलब प्रोटीन का एक तरीके से मॉडिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या सल्फेट ऐड करके। ठीक है, सो दीज केमिकल मॉडिफिकेशंस आर नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जरूरी है मॉडिफिकेशंस भाई। मतलब आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आरईआर से प्रोटीन बनवा लिया, अब उसकी जो पूरी पैकेजिंग होगी, उसका जो मॉडिफिकेशन होगा वो कौन करेगा? वो करेगा गोल्जी अपैरेटस। वो मॉडिफिकेशन है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, उनके बिना क्या होगा? उनके बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना इजी नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में मॉडिफिकेशंस मदद करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में और फंक्शन में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। अगर आपको पता होगा कि इसी तरीके से गोल्जी क्या करता है,
certain proteins and enzymes are enclosed in the membrane vesicles of the Golgi apparatus and are secreted from cell after the appropriate signals. Digestive enzymes जो होते हैं ना हमारे पेनक्रियाज के, वो इसी का एग्जाम्पल है, वो ऐसे ही प्रोड्यूस होते हैं. Golgi apparatus are also involved in the membrane synthesis. membrane के formation में भी मदद करते हैं, particularly for the formation of intracellular organelle जैसे peroxisome, lysosome, इनके formation में Golgi apparatus का बहुत बड़ा हाथ होता है. अब हम लोग अगर डिस्कस करें लाइसोसोम्स के बारे में, तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं हाइड्रोलेजेस. ठीक है, हाइड्रोलेजेस के कुछ एग्जांपल देखो, अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ठीक है, ग्लाइकोजन पे काम करता है. कैथेप्सिन्स प्रोटीन पे काम करता है. लाइपेजेस लिपिड पे काम करता है. अरे अरे, ये आरएनए पे क्या काम करता है? राइबोन्यूक्लियेजेस. ओके, अच्छी बात है. Now, the lysosomal enzymes are responsible for maintaining the cellular compounds in a dynamic state by their degradation and recycling. देखो भाई, cellular compounds बन जाते हैं, लेकिन उनको डिग्रेड कैसे किया जाएगा? तो लाइसोसोम ये काम करता है. लाइसोसोम में एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलेजेस, या हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इनका. तो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, ये बहुत एक्चुअली सेल को डायनेमिक स्टेट में रखने के लिए जो चीज बनती है उसको नष्ट भी करना पड़ेगा, उसको रिसाइकिल भी करना पड़ेगा ताकि दोबारा काम आ जाए. वो काम कौन करता है? वो लाइसोसोम्स करते हैं. तो अब ये क्या करते हैं? सेलुलर प्रोडक्ट्स का डिग्रेडेशन, उनकी रिसाइकलिंग करते हैं, और जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं वो लाइसोसोम से बाहर निकलते हैं बाय डिफ्यूजन, और फिर उनको सेल रीयूटिलाइज कर लेती है. सम टाइम जो रेसिडुअल प्रोडक्ट, कुछ ऐसे रेसिडुअल, सर्टेन रेसिडुअल प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि लिपिड और प्रोटीन में रिच होते हैं, जिनको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं लाइपोफिशिन. ये सेल में एक्यूमुलेट हो जाते हैं. मैंने क्या कहा? मोस्टली डिग्रेडेड प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं और फिर उसके बाद उनको सेल यूटिलाइज कर लेती है, लेकिन कई बार कुछ रेसिडुअल प्रोडक्ट जो कि लिपिड और प्रोटीन रिच होते हैं, उनको, जिनको हम लाइपोफिशिन कहते हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं सेल में. एक्चुअली ये लाइपोफिशिन क्या है? ये एज पिगमेंट है, या एज पिगमेंट, या पिगमेंट ऑफ वेयर एंड टेयर. ठीक है, जो कि एजिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, विच हैज बीन इम्प्लीकेशन. इनका इम्प्लीकेशन या काम क्या है? ये एजिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, सो एज द सेल डाइज, द लाइसोसोम रप्चर and release the hydrolytic enzyme that result in post-mortem autolysis. सेल खुद को खा जाता है. अगर सेल डेथ के बाद ये एंजाइम्स, लाइसोसोम के रप्चर के बाद अगर ये एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे तो ये खा जाएंगे पूरी सेल को, सेल डेथ हो जाएगी, ऑटोलाइसिस हो जाएगा. ठीक है, बात समझ में आई? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है. अब यहां पर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है सेल्यूलर कंपाउंड, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द सेल्यूलर कंपाउंड्स आर कन्फाइंड टू द लाइसोसोम इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सेल. Escape of these enzymes into cytosol will destroy the functional macromolecules of the cell and result in many complications. ये बात मैंने अभी बताई, लाइसोसोम फट जाएगा तो सेल के अंदर बाहर ही एंजाइम निकल जाएंगे, क्या करेंगे? ये खत्म कर देंगे सेल को. तो ये अंदर ही रहने चाहिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ओके, द अकरेंस ऑफ सेवरल डिजीजेस जैसे आर्थराइटिस, जैसे बहुत सारी मसल डिजीज होता है, एलर्जिक डिसऑर्डर्स होते हैं, these are because of the release of the lysosomal enzymes. Okay, now we have one important disorder, inclusion cell या eye cell disease. ये क्या होता है? It is a rare condition due to the absence of certain hydrolysis in lysosome. लाइसोसोम में बहुत सारे टाइप के हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स होते हैं. बहुत सारे हाइड्रोलिसिस के मतलब सर्टेन हाइड्रोलिसिस के एब्सेंस की वजह से हमें आई सेल डिजीज होता है. ठीक है, however these enzymes are synthesized and found in the circulation. ठीक है, आई cell disease is due to defect in the protein targeting as the enzyme cannot reach the lysosome. मतलब एंजाइम बना है बट वो लाइसोसोम में पहुंच नहीं पाया है.
ठीक है। सो दिस इज आई सेल डिजीज। नाउ हम पेरोक्सिसोम पे आ जाते हैं। इनको हम लोग माइक्रो बॉडीज भी कहते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन इनमें जो एंजाइम होते हैं उसको हम कहते हैं कैटलेज। यहाँ पे कैटलेज एंजाइम प्रेजेंट है। कैटलेज क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ H2O2, यानी क्या, परोक्साइड। परोक्साइड, तो पेरोक्सिसोम क्या करता है, H2O2 जो ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म है, बेकार फॉर्म है, उसको कन्वर्ट कर देता है H2O में, वाटर में कन्वर्ट कर देता है, O2 में कन्वर्ट कर देता है, H2O प्लस O2 में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ this peroxide. तो peroxisomes are also involved in the oxidation of long chain fatty acid. तो अगर peroxisome नहीं होंगे तो बहुत सारे लॉन्ग चेन फैटी एसिड डिपॉजिट हो जाएंगे बॉडी में। तो ग्रेटर देन 18 कार्बन वाले जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करना। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मोलोजन, अरे आराम से बोल दो भैया, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मेलोजन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये भी काम होता है इनका, ठीक है। प्लांट्स में ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम नहीं, प्लांट्स में इसी टाइप का फॉर्म होता है, ग्लाइऑक्सिसोम प्रेजेंट होता है, which is specialized type of peroxisome which is involved in glyoxylate pathway. नाउ हम लोग एक बीमारी के बारे में देख लेते हैं, पेरोक्सिसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर्स, PBDs क्या है। सो दीज आर द ग्रुप ऑफ rare disease involving the enzyme activities of peroxisome. The biochemical abnormalities associated with the PBDs include increased level of very long chain fatty acid. मैंने क्या कहा, अगर हमारे पास एंजाइम ये काम नहीं करेगा, पेरोक्सिसोम में जो एंजाइम कैटलेज है, तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, क्योंकि पेरोक्सिसोम का काम क्या होता है, उनको ऑक्सीडाइज करना। ऑक्सीडाइज नहीं होंगे तो इंक्रीज लेवल्स ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ओके। डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मेलोजेंस, बिकॉज प्लाज्मेलोजन का सिंथेसिस करता है पेरोक्सिसोम, ओके। देन मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ द पीबीडीज इज द Zellweger syndrome. Zellweger syndrome is characterized by the absence of the functional peroxisome. फंक्शनल पेरोक्सिसोम का एब्सेंस, यानी पेरोक्सिसोम के एक्शंस बंद हो जाना। फंक्शन मतलब पेरोक्सिसोम, फंक्शनल पेरोक्सिसोम प्रेजेंट ही नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ द फंक्शनल पेरोक्सिसोम, okay, this is a characteristic feature of Zellweger syndrome. Victims of this disease may die within 1 year after birth. पैदा होते ही 1 साल में मर जाएंगे, Zellweger syndrome जिनको भी होगा। साइटोसोल एंड साइटोस्केलेटन, तो सेल्यूलर मैट्रिक्स को हम लोग साइटोसोल कहते हैं, साइटोप्लाज्म बेसिकली जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें, ओके। एंड वहां पे आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट जो कि पूरे में फैला हुआ होगा, दैट विल बी कॉल्ड साइटोस्केलेटन। साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये जो फिलामेंट होते हैं, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर, शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। इंटीग्रेशन ऑफ सेल्यूलर फंक्शन, देखिए एक्चुअली क्या होता है इसमें, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा, बट नॉर्मल सी चीज है कि यार यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो बहुत सारे फंक्शन करती हैं, है ना, टू मेंटेन द टिश्यूज एंड द अल्टीमेट वेल बीइंग ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। फॉर दिस पर्पस वेरियस इंट्रासेलुलर प्रोसेसेस एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस आर टाइटली कंट्रोल्ड एंड इंटीग्रेटेड। डिविजन ऑफ अ सेल इनटू टू डॉटर सेल्स इज गुड एग्जांपल ऑर्डिनरी अकरेंस ऑफ एन इंटीग्रेटेड सीरीज ऑफ सेलुलर रिएक्शन। मतलब बेसिक सी बात है, इतना आपको पता होगा कि जो सेलुलर रिएक्शंस होती हैं बॉडी में बहुत इंटीग्रेटेड वे में चलती हैं, कंट्रोल्ड वे में चलती हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, इस तरीके से सब कुछ इंटीग्रेटेड वे में काम चलता है। एपोप्टोसिस, ये क्या होता है एपोप्टोसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ये आपको पता होना चाहिए, प्रोग्राम सेल डेथ और सेल सुसाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये तब होता है जब सेल अपना बायोलॉजिकल फंक्शन कर चुकी है। दिस अकर्स व्हेन द सेल हैज फुलफिल्ड इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन। एपोप्टोसिस मे बी रिगार्डेड एज नेचुरल सेल डेथ, मतलब काम किया और खत्म बस। एंड इट डिफर्स फ्रॉम द सेल डेथ कॉज्ड बाय इंजरी ड्यू टू रेडिएशन, एनॉक्सिया। प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस।
प्रोग्राम सेल डेथ इज हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस और नेचुरल सेल डेथ होती है अपोप्टोसिस, ये उस सेल डेथ से अलग है जो कि बिकॉज ऑफ एनी इंजरी, रेडिएशन, एनॉक्सिया की वजह से हो रही है। दैट्स इट। तो दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर। तो यही हमने पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया सत्यनारायण का। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 को लेकर के। अब चैप्टर नंबर 2 से हमारे वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट होगी कि मैं कुछ इस तरीके से कंटेंट को ऑर्गेनाइज करूंगा कि लाइक यहाँ पर मुझे आपको बस मेन पॉइंट्स पढ़ के बताने पड़े और बाकी मैं पूरा पैराग्राफ लाइक विदाउट रीडिंग मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड वे में बता दूं, भाई इसमें ये लिखा हुआ है, दैट्स इट। तो हम बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सारा का सारा कंप्लीट कर पाए। तो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अभी हम लोग विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।